गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लास नाइन्थ आपका चैप्टर नंबर जो सेकंड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट रीडिंग करवा दिया था। जो आज के आपके टॉपिक है वो क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो मैं आज आपको करवाऊंगी वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। तो देखो, आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेटिंग ऑफ फॉलोइंग। आप कौन कौन से सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करके जो है कि आप कंपोनेंट्स को या मिक्सचर्स को सेपरेट करोगे। ठीक है, कौन कौन से आप सेपरेशन टेक्निक इनको यूज़ करोगे सेपरेट करने के लिए। तो फर्स्ट आपके पास दिया गया है कि आपको सेपरेट करना है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, कहाँ से करना है, पानी में से। सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पर क्या नमक है, NaCl। अगर आपको पानी में से, आपके पास पानी है, वाटर है, और उसमें से आपको यानी कि सोल्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे, इवेपोरेशन मेथड से। इवेपोरेशन मेथड से आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे। यानी कि जो आपका NaCl यानी कि सोल्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पानी, यहाँ पर आपका क्या है, NaCl है। ठीक है, और यहाँ वाटर है। वाटर अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, जब आप हीट करोगे तो वाटर जो वो इवेपोरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका नीचे क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सोडियम क्लोराइड को आपको सेपरेट करना है पानी में से, तो आप कैसे करोगे, तो आप करोगे इवेपोरेशन मेथड से। सेकंड क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर NaCl है प्लस में अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपने डाल दिए, तो अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, तो दोनों का ये मिक्सचर है, एक में यानी कि NaCl और NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर है, और इसमें से आपको अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर क्या, जो ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जो ये वोलेटाइल मिक्सचर होता है, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो डाला हुआ है यहाँ पर कि किस किस का मिक्सचर है, NaCl प्लस में क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर है, और इसमें से आपको सेपरेट करना है NH4Cl को। तो आप क्या करोगे, वही ऊपर जो है कॉटन प्लग लगा दोगे। ठीक है, आपको सेपरेट करना है, उड़ाना नहीं है, इसलिए आप कॉटन प्लग लगा दोगे, नीचे से आप हीट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो कोल्ड होने के बाद यहाँ जम जाएगा। तो इस तरह से आपका सोल्ट और NH4Cl सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से आप सेपरेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। आपके क्या है कि इंजन ऑयल के अंदर, कार के इंजन ऑयल में छोटे छोटे मेटल के पीसीज हैं, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। अगर आप इसको फिल्टर करोगे, फिल्टरेशन की हेल्प से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो बाय फिल्टरेशन मेथड आप क्या कर लोगे, उन मेटल को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। एक आपने पेटल ली, ठीक है, फूल की पत्तियाँ देखी होंगी ना आपने। ठीक है, यहाँ ये पेटल्स होती हैं, जो आपने एक पेटल ली, इसमें से सिर्फ एक पेटल आप ले लो, और उसमें से आपको क्या करना है, अलग अलग पिगमेंट को सेपरेट करना है। तो आप कौन से मेथड से करोगे, तो जैसे आपने इंक में से अलग अलग डाई को सेपरेट किया था क्रोमेटोग्राफी मेथड से, वैसे ही इस पेटल में से आपको डिफरेंट पिगमेंट जो है सेपरेट हो जाएंगे। कौन से मेथड से, क्रोमेटोग्राफी मेथड से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ना आपको दही में से मक्खन निकालना है, तो वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे आपके मिक्सी के अंदर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको दही में से मक्खन को सेपरेट करना है। कौन से मेथड से करोगे आप इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, ऑयल को यानी कि वाटर में से सेपरेट करना है। ठीक है, आपको किस में से, ऑयल में से सेपरेटर को, सॉरी, ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर में से ऑयल को सेपरेट करना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, तो आप सेपरेटिंग फनल का यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सेपरेटिंग फनल का यूज़ कैसे करोगे कि जो आपका ऑयल है और वाटर है, आपने क्या किया है, इन दोनों के मिक्सचर को, ऑयल और यानी कि ऑयल एंड वाटर, जो कि आपस में क्या है, घुलते नहीं है। ठीक है, इमिसिबल है, दोनों आपस में घुलेंगे नहीं आपस में, तो आप इसको सेपरेट करते हो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। ठीक है, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से कैसे करोगे, ये आपके सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर आपने ऑयल और वाटर के मिक्सचर को डाल दिया, और थोड़ी देर तक आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे। तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पानी है वो नीचे, यानी कि वो उसकी क्या होती है, पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, और ऑयल जो है, जो कि लाइटर होता है, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऑयल की लेयर जो है वो ऊपर फॉर्म हो जाएगी, और पानी की लेयर कहाँ फॉर्म हो जाएगी, नीचे, वाटर की लेयर। ठीक है, इसको यानी कि आप बाय सेपरेटिंग फनल मेथड से आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे। फिर यहाँ से आप ओपन करोगे इसको, कोक को, और यहाँ से आप वाटर निकाल लोगे, फिर बच गया आपका ऑयल, फिर ऑयल को सेपरेट कर लोगे। इस तरह से आपने क्या करा, ऑयल को वाटर में से सेपरेट कर लिया। कौन से मेथड से, बाय द
सेपरेटिंग फनल। उसके बाद आपने क्या करना है कि टी लीव्स को टी यानी कि आपने एक चाय बनाई है उसमें से आपको पत्तियां हटानी है, टी लीव्स हटानी है, तो आप कैसे करोगे? बाय फिल्टरेशन मेथड से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि आपके पास आपके सैंड के अंदर आयरन की पिंस हैं, उनको आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे? इन आयरन पिंस को आप सेपरेट करते हो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। अगर आप चुंबक लेके आओगे तो चुंबक से ये क्या हो जाएंगे, आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो? इसको सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि आपको सेपरेट करना है ये जो भूसे होते हैं, यानी कि आपने हस्क देखा होगा, वीट गेहूँ के ऊपर जो भूसे लगे होते हैं, हस्क लगे होते हैं, उसको आपको सेपरेट करना है, ठीक है? वीट ग्रेन को उस भूसों में से निकालना है, तो वो होता है विनोविंग मेथड से, ठीक है? जब भी आप यहाँ किसी हाइट पर खड़े होकर उसको क्या करते हो? उछालते हो, ठीक है? जैसे कि गेहूँ साफ़ करते हैं वैसे वो यहाँ पर उसको ऐसे साफ़ करेंगे, उछालेंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि हवा में जो उनके हस्क होंगे, लाइटर होते हैं, वो लाइटर पार्टिकल होते हैं, वो उड़ जाएंगे और आपके जो ग्रेन्स होगी वो नीचे गिरती रहेंगी, ठीक है? जो आपके गेहूँ के पार्टिकल होंगे वो नीचे गिरते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं विनोविंग मेथड, ठीक है? विनोविंग। तो इस तरह से आप सेपरेट कर लोगे व्हीट ग्रेन को हस्क में से, भूसी में से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि आपके पास पानी है, उसके अंदर मड पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, तो आप उसको कैसे जो है सेपरेट करोगे? तो आप उसको क्या कर लो, अगर आप फिल्टर करते हो तो भी वो सेपरेट हो जाएंगे, तो बाय फिल्टरेशन मेथड आप क्या करोगे? उन मड पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर लोगे पानी में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। जब आप चाय बनाते हो तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करते हो? एक टेक अ कप ऑफ वाटर, आप एक कंटेनर के अंदर पानी लेते हो, और जो ये पानी है यहाँ पर वो क्या होता है? सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया? सॉल्वेंट की डेफिनेशन बता दी कि सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पर पानी लिया है, पानी क्या होता है? वो सॉल्वेंट होता है। फिर आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद आप शुगर डालते हो उसके अंदर। शुगर क्या होता है? सोल्यूट है, ठीक है? जो घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है? सॉल्वेंट के अंदर। तो शुगर क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है, जो कि क्या कर जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है? जब तक आप उसको हीट करते रहोगे जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर आपको क्या मिल जाता है? दोनों का, पानी का और शुगर का मिक्सचर मिल जाता है, जिसको आप बोलते हो सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन। उसके बाद डिज़ोल्व क्या हो रहा है यहाँ पर? जो शुगर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, वो सोल्यूबल है पानी के अंदर, डिज़ोल्व हो जाता है ना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर डिज़ोल्व की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो रहा है, सोल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है? उसके बाद इनसोल्यूबल क्या होते हैं कि जब आप क्या करते हो कि हाफ़ टी स्पून ऑफ टी लीव्स डाल दिया आपने, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं अगर आप वो डाल देते हो, या फिर आपने देखा होगा कि अगर आप चाय पत्ती डालते हो तो वो घुलती नहीं है, ठीक है? ऊपर रह जाती है वो, तो वो क्या होंगी? इनसोल्यूबल होगी, वो पानी में नहीं घुलती, तो इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? इनसोल्यूबल इन वाटर। फिर नेक्स्ट है आपका सोल्यूबल। अब क्या करोगे? दोबारा से आप इस कंटेंट को बॉईल करते हो और उसके अंदर आप मिल्क डाल देते हो, मिल्क भी क्या हो जाता है? घुल जाता है पानी में, तो ये क्या होगा? सोल्यूबल होगा पानी के अंदर। फिर बॉईल करते हो और उसके बाद आपकी जो टी है वो रेडी हो जाती है, और उसके बाद आप क्या करते हो? उसको फ़िल्टर करते हो। जो आप टी आप फ़िल्टर कर रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर की हेल्प से, छलनी की हेल्प से, तो जो टी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपका फ़िल्टरेट है, और जो टी की लीव्स यानी कि टी की पत्तियाँ होती हैं, जो चाय पत्ती होती है जो ऊपर रह जाती है, वो आपके रेजिड्यू होते हैं, ठीक है? जो फ़िल्टर होके नीचे आ जाती है चाय, उसे आप क्या कहोगे? वो होता है आपका फ़िल्टर, और जो ऊपर चाय की पत्तियाँ रह जाती है छलनी के अंदर उसे बोला जाता है रेजिड्यू, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉलिबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा। एज मस्ट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इन्होंने बोला है तो आपको इसको भी क्या करना है? इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्राम ऑफ, यानी कि इसके अंदर क्या है कि एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितनी दी गई है? सबसे पहले ये चेक करो, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स पानी के, ठीक है, कितने पे? एट 33 डिग्री कैल्विन पर, 313 डिग्री कैल्विन पर, इज इक्वल टू कितने हैं? 62 ग्राम, ठीक है? 62 ग्राम है, ठीक है? और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? आपको फाइंड आउट करने हैं 50 ग्राम्स पर, ठीक है? तो आपको 50 ग्राम पर मास निकालना है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो आपके पास गिवन क्या है? गिवन यहाँ पर आपके पास क्या है? अगर आप देखते हो तो गिवन आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? आपको दिया गया है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 डिग्री कैल्विन इज इक्वल टू में 62 ग्राम, ठीक है? तो आपको 50 ग्राम के लिए निकालना है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है? तो आप देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है कि ये जो है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 300 डिग्री 13 पे कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है, और आपको मास निकालना है 50 ग्राम के लिए। तो आप क्या करोगे? उसी टेम्परेचर पर आपको क्या करना है? 50 ग्राम के लिए जो है निकालना है। तो आपको दिया कितना हुआ है? 62,
ठीक है। इधर इधर क्या होगा आपका 300/3, तो इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे और आपकी जो है वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो है वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने ये कहा है आपको कि प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। उसने क्या किया, उसने यानी कि प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। कितने डिग्री पर, 353 डिग्री केल्विन पर पानी के अंदर उसने पोटेशियम क्लोराइड डाला, ठीक है, 373 केल्विन पर, और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। फिर उसको इसने ठंडा होने के लिए रख दिया। जब भी आप क्या करते हो, उसको ठंडा होने के लिए रख दोगे तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। ठंडा होने के बाद वो कैसे फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे पोटेशियम क्लोराइड के, जब भी आपने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या किया, ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फाइंड द सोल्यूबिलिटी, आपको सोल्यूबिलिटी बतानी है ईच सॉल्ट की एट 293 केल्विन पर, और आपको दी हुई है यहाँ पर सबकी। पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी 32 है 293 डिग्री केल्विन पर, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, और अमोनियम क्लोराइड की कितनी है, 37 है, ठीक है। तो आपको ये सोल्यूबिलिटी जो है दी हुई है, आपको ये राइट करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ साल्ट। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सोल्यूबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो सोल्यूबिलिटी है साल्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नमक की, सॉल्ट की, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा सोल्यूबिलिटी जो है सोल्ट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बोला गया है एक्सप्लेन द गिविंग एग्जांपल्स, आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, जितना यानी कि आपके सॉल्वेंट के अंदर फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में जब और ज़्यादा जो सोल्यूट ऐड ना हो पा रहा हो और डिज़ोल्व ना हो पा रहा हो, ठीक है, नो मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को ही कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब और सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो पा रहा हो, वो बिल्कुल फुल हो चुका है, उसी को ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप किसी भी सोडियम की अगर आप बात कर लो, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्योर फॉर्म है मैटर की, ठीक है। तो इसी को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कोलोइड। कोलोइड क्या है, एक सॉल्यूशन होता है जिसका साइज़ जो है यहाँ पर क्या होगा कि कोलोइड इज़ अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। जो इनके साइज़ होगा सोल्यूट के पार्टिकल्स का वो ज़्यादा बड़ा होता है देन उनके ट्रू सॉल्यूशन से, और इनके जो पार्टिकल्स हैं इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उसको नेक आई से देख सकते हो, ठीक है। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दे आर स्टेबल। तो एग्जाम्पल के लिए इंक और ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सस्पेंशन, ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इसके सोल्यूट के पार्टिकल इनफ होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, इतने बड़े बड़े और हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करोगे तो चौक, वाटर, पेंट्स, ये सब, ठीक है, चौक और वाटर का मिक्सचर यानी कि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन सा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस जिसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, एक फेस होगा जिसका, और हेटेरोजीनस जिनकी कॉम्पोजिशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फेस की अगर बात की जाए तो वो होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस में कौन कौन जाएंगे, सोडा, वाटर, विनेगर, फिल्टर, टी। हेटेरोजीनस के अंदर जिनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, एयर के अंदर भी बहुत सारे यानी कि अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं, सोइल भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ह्यूमस, डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऐसे ही वुड। तो ये सारे हेटेरोजीनस हैं, और होमोजीनस मिक्सचर के अंदर ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर, ठीक है। आपको कोई कलरलेस लिक्विड दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये प्योर वाटर है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपके पास एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और आपको ये पता लगाना है कि क्या ये प्योर वाटर है या नहीं है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन, आपको उस बॉइलिंग पॉइंट का उस कलरलेस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है। अगर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इफ़ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर जो आपको दिया गया लिक्विड अगर वो बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अगर ये बॉईल हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। आपके पास क्या है,
एक लिक्विड दे दिया इन्होंने, कोई कलरलेस लिक्विड दे दिया, और आपको पता लगाना है क्या ये प्योर वाटर है, तो आप क्या करोगे, इसको बॉईल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर ये बॉईल हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, प्योर वाटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल, एक मैटर से मिलकर बने होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहा जाता है जिसको। तो यहाँ पर जो आइस है वो भी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी, ठीक है, ये सब जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, जो दो और मोर एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, दो और मोर कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, दो और मोर एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मिक्सचर हैं, यहाँ पर देखोगे तो सी वाटर, समुद्र का पानी, वो एक मिक्सचर है, ठीक है। सोडा वाटर, ये भी एक मिक्सचर है, और एयर भी बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है, तो एयर भी एक मिक्सचर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन कौन से जो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, जब भी आपने एक गिलास के अंदर मिल्क लिया, ठीक है, और आपने टॉर्च की हेल्प से उसमें से क्या करी, लाइट पास करवा दी। जब भी आपने उसमें से लाइट को पास करवाया टॉर्च की हेल्प से, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो यहाँ पर मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, ठीक है, और आपको लाइट की जो है पाथ दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जो यहाँ पर ये मिल्क है, मिल्क एग्जांपल ले रहे हो जो जिसके अंदर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपने इसमें दूध मतलब मिल्क डाला है एक गिलास के अंदर, और इस मिल्क के पार्टिकल क्या करेंगे, इस लाइट को स्कैटर कर देंगे, जिससे कि आपको ये जो लाइट आ रही है इसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसी को ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, और ये आपको किस किस में देखने को मिलेगा, मिल्क में और स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको ये सब दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड है और कौन से मिक्सचर हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड क्या होते हैं, दो और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। मिक्सचर क्या होगा, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें डाली होंगी, जैसे कि आपने जैसे अब टी बनाते हो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें डालते हो ना, तो मिक्सचर उसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने टी के लिए, आप चाय बनाने के लिए आपने टी लीव्स डाली, ठीक है, और फिर आपने चाय बनाने के लिए वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले, इनकी कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होती जब नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने चाय बनाने के लिए सारा सामान डाला है तो बन के वो कुछ और, यानी कि कोल्ड ड्रिंक आ गई हो, ठीक है। तो जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसकी कंपोजिशन सेम ही होती है, तो वो सारे आते हैं मिक्सचर्स के अंदर। एलिमेंट कौन कौन से होंगे यहाँ पर, सोडियम, सिल्वर, टीन, सिलिकॉन, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड के जो दो एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, CH4 है ना यहाँ पर, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और सोप, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर की अगर आप बात करोगे तो शुगर सॉल्यूशन जो है मिक्सचर है, सोइल एक मिक्सचर है, ब्लड एक मिक्सचर है, और कोयल एक मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें कौन कौन से जो हैं केमिकल चेंज शो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे वो बन करके हो रही हो, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, हमारे अंदर पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, तो प्लांट के अंदर भी होती है वही रिएक्शन। तो जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसके अंदर क्या होंगी, रिएक्शन होंगी, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, तो केमिकल चेंजेस जो ग्रोथ ऑफ प्लांट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन है, आयरन के ऊपर जब जंग लग जाता है, रस्ट आ जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, रस्ट आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिल्वर, चांदी देखी होगी आपने, उसके ऊपर क्या आ जाता है, ब्लैक कलर का रस्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, केमिकल चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट है, अगर आप फूड कुक कर रहे हो फूड को, तो उसमें क्या हो रहा है, बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो ये तो ऑब्वियस में ही क्या है, यहाँ पर केमिकल चेंज है। ऐसे ही आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने में भी क्या होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने फूड खाया और डाइजेस्ट हो गया, बहुत सारे जो जूसेस हैं वो उस पर एक्ट करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज है। उसके बाद अब कैंडल को अगर आप बर्न कर रहे हो, बर्निंग आ गया इसके अंदर, तो ये ऑब्वियसली ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो आपके ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक दो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको भेजे हैं, और बाकी मैं आपको सेंड करूँगी, वो भी आपको करने हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, यहाँ पर मेटल क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। एग्जांपल के लिए अगर आप सोडियम ले लेते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। 281 इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिसके भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होंगे उसे कहा जाता है मेटल, ठीक है। और अगर नॉन मेटल की बात की जाए,
जैसे क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज़्यादा होंगे उसे बोला जाता है नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या है कि मेटल क्या होगा कि इन द आउटर मोस्ट शेल अगर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 4 से कम होंगे, 1, 2 और 3 होंगे तो उसे मेटल कहा जाता है। अगर 4 से 8 के बीच में होंगे, अगर 4 से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन तो उसे कहा जाता है नॉन मेटल। उसके बाद जो मेटल है वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एग्जांपल के लिए मरकरी। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है लस्ट्रस। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, मेटल्स हैव अ मेटालिक लस्टर। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइन नहीं शो करते, वो मेटालिक लस्टर्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, तो यानी वो शाइनी नहीं होते, दे हैव नो लस्टर। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर आप बात करते हो तो कॉपर की वायर का यूज़ करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो यहाँ ब्रिटल नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका हार्डनेस। जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन की अगर आप बात करते हो तो सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों क्या है, मेटल हैं और ये दोनों के दोनों हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ही हो जाएगी। और बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है। तो इन दिस मेथड हमेशा याद रखना सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कि जो घरों में जो मिक्सी यूज़ करते हो ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, जो सारे के सारे मिक्सचर को रोटेट कर देती है। ठीक है, एक इनक्लोज्ड बंद वेसल के अंदर। तो उसमें विच हैज़ वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाता है। जैसे कि अगर आप घरों में मलाई से मक्खन निकालते हो तो मक्खन जो हैवी होता है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो लस्सी है वो ऊपर आ जाती है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जब ये रोटेट करता है ऑल अराउंड एक इनक्लोज्ड बंद वेसल के अंदर, तो क्या हो जाता है जो हैवी मटेरियल होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर मटेरियल होंगे वो ऊपर आ जाते हैं। और इसी को ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहा जाता है। और डायरी के अंदर अगर आपने देखा होगा जहाँ दूध वगैरह की डायरी होती है वो क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं इस मेथड से। ठीक है, मिल्क में से क्रीम निकालने का काम ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। आप कैरोसिन ऑयल और वाटर, वही जो अभी बताया मैंने, ऑयल एंड वाटर, ये दोनों क्या हैं आपस में जो घुलते नहीं हैं। अब कभी भी अगर आप पानी में ऑयल डाल देते हो, तेल डाल देते हो, वो घुलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे ऑयल की जो बूंद है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो इमिसिबल है, आपस में नहीं घुलते। आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या आपने एक सेपरेटिंग फ़नल लेनी है। जब आपने उस सेपरेटिंग फ़नल में इस मिक्सचर को डाला, कैरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को, और थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो, टच मत करो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ऑयल की लेयर जो है ऊपर फॉर्म हो जाएगी और वाटर की लेयर जो है नीचे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस सेपरेटिंग फ़नल के अंदर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ऑयल है वो हल्का होता है, लाइटर होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यानी कि क्या होता है, लाइटर होता है, यानी कि तेल हल्का होता है और पानी जो होता है वो हैवी होता है, वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको ओपन करोगे, यहाँ से पानी को निकाल लोगे और यहाँ से ऑयल को निकाल लोगे, तो इस तरह से आप सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो यानी कि जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कौन से मेथड से करोगे, बाय द सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। तो ये जो लिक्विड है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर फॉर्म हो जाती है। कैरोसिन ऑयल जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर तैरने लग जाएगा सरफेस ऑफ वाटर के। ठीक है, बोथ द कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे बाय सेपरेटिंग फनल। और फिर जो आपने क्या करा, जब हमने उस मिक्सचर को डाला तो दोनों की दोनों लेयर सेपरेट हो गई। आपने स्टॉप कोक को नीचे से ओपन करा, ठीक है, और वाटर को आपने सेपरेट कर लिया और ऊपर आपका कैरोसिन ऑयल जो है वो रह जाएगा फ़नल के अंदर। तो दोनों के दोनों आपके जो है वो सेपरेट हो गए। तो आपका ये था जो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और जो है मुझे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजने होंगे वो मैं आपको भेज दूँगी। जितने आपको ये सेंड किए हैं मैंने, ठीक है, PDF में, वो आपको राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।